चलो अरे हल्ला नहीं करो। हम लोग पिछला क्लास कहाँ तक देख लिए थे? सेमनीफेरस ट्यूब। सेमनीफेरस ट्यूब की संरचना बढ़िया से क्या हो गया था? खत्म हो गया था। ठीक है, नहीं बताओ सेमनीफेरस ट्यूब के बाहर कौन सेल था? बाहर अंतराली कोशिका, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल्स कौन कौन हार्मोन का निर्माण कर रहा था? टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का निर्माण कर रहा था। चलिए ठीक है, मिला जुला के याद है। आज जो है शुक्राणु, शुक्र नलिका के अंदर, शुक्र नलिका के अंदर हम लोग शुक्राणु का किए बना दिए, शुक्राणु का कर दिए। अब देखेंगे कि उसके अंदर शुक्राणु कैसे बनता है। अभी तक हम नली के डायग्राम समझे थे, कुंडली में कौन सेल होता है, कौन सेल के बाद कौन सेल बनता है, नली के अंदर कोची कोची रहता है, जिससे सर्टोली सेल था, स्पर्मेटोगोनिया था। आज हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन का नाम है कोची, शुक्र जनन या सेमनी स्पर्मेटोजिनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजिनेसिस। ठीक है, यानी कि शुक्राणु बनने की क्रिया। देखो इससे पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि युग्मक जनन क्या पूछेगा? युग्मक जनन क्या? क्वेश्चन ये वाला याद रखिएगा, युग्मक जनन क्या। चलिए हमको लगता है कि ये क्वेश्चन सबको याद होगा। युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक, युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक, कोई दिक्कत नहीं है। युग्मक जब बन रहा है, यानी कि युग्मक यानी कि कुछ होता है, दुएगो तो युग्मक है, नर युग्मक को शुक्राणु, नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को। ये बताइए, इन नर युग्मक बन कहाँ रहा था? वृषण में। कहाँ बना था? अब बताइए ये कहाँ बनेगा? अंडाशय में। कहाँ बनेगा? देखिए बात को समझो हुआ। ये जो अगला क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले हैं, इससे धीरे धीरे रिलेट होके आगे तक चल जाएगा। युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। अब देखिए, तो इन दोनों के बनने की प्रक्रिया भी क्या होगा? अलग अलग। दोनों तो युग्मक है, लेकिन फिर भी दोनों युग्मक के बनने का प्रक्रिया कुछ रहेगा, अलग अलग रहता है। तो बताइए, वृषण में अगर शुक्राणु बन रहा है, वृषण में शुक्राणु बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजिनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजिनेसिस। याद रखना, कुछ बोलेंगे स्पर्मेटोजिनेसिस। और यही क्रिया लेकिन बनेगा कौची? अंडाणु। क्या बनेगा? कहाँ बनेगा? तो इस क्रिया को बोलते हैं ऊजिनेसिस। क्या बोलते हैं? ऊजिनेसिस। ठीक है ना, याद रखना। युग्मक तो बन रहा है, युग्मक बनने की प्रक्रिया को देखिए, घरे जाना है, लिखना है कि युग्मक जनन क्या है। क्या लिखेंगे? जोर से बोलो ना रे, कुछ बोलेंगे युग्मक जनन क्या है? तो बोलेंगे कि युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक बनने की, युग्मक जनन कहते हैं। नर में, नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को, और शुक्राणु बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजिनेसिस, और अंडाणु बनने की क्रिया को ऊजिनेसिस कहते हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं, वो क्वेश्चन कौन सी है? देखिए क्वेश्चन है स्पर्मेटोजिनेसिस। अब समझ में आया कि क्वेश्चन कहाँ से आया? युग्मक चल रहे थे, युग्मक में कौन वाला युग्मक चलेगा? यहाँ नर युग्मक का बनना, यानी कि शुक्राणुओं का। तो एकरा में डिफिनेशन डायरेक्ट पहला नंबर देख के नहीं लिख देंगे, क्वेश्चन लिखना है कि शुक्र जनन क्या है या स्पर्मेटोजिनेसिस क्या है। तो कर आंसर के रूप में लिखेंगे कि वृषण में। क्या लिखेंगे? वृषण में शुक्राणुओं का बनना, वृषण में स्पर्मेटोजिनेसिस या शुक्र जनन कहलाता है। यह प्रक्रिया के अवस्था में पूरा होता है? चार। के अवस्था में पूरा होता है? चार अवस्था में। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले यूज करते हैं डायग्राम। क्या है कि सबसे बेहतरीन तरीका समझने के लिए कौन सी है? डायग्राम। अगर डायग्राम से समझ गया तो तुमको फिर याद करने में आसान होगा। ठीक है, एक चीज है, ट्वेल्थ बार बार बोलते हैं हम, हर वीडियो में बोलते हैं कि ट्वेल्थ बहुत हार्ड है। इस चीज को दिमाग में कहीं डाल लो। और ट्वेल्थ में कोई व्यक्ति या कोई बच्चा ये दिमाग में भरम पाला है कि हम याद करके परीक्षा में चल जाएंगे या बढ़िया नंबर ले आएंगे, तुमसे कभी नहीं आएगा। आज तक कोई कितना ब्रेन के कैपेसिटी नहीं है कि इतना याद करके परीक्षा में वो जा सकता है। ठीक है ना, जब तक बात को नहीं समझेंगे तब तक परीक्षा में हम लिख नहीं पाएंगे, भले तुम कितनों देरी पढ़ लो। तो ट्वेल्थ क्लास में
हर विद्यार्थी प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करेंगे, समझेंगे। क्या है कि समझल चीज़ थोड़ा बहुत भी घर याद करते हैं तो आसानी से याद होता है, पहला फायदा होकर। दूसरा फायदा होता है कि लंबा समय तक याद रहेगा, और न भी याद रहेगा तो टूटल फूटल लैंग्वेज में अपने से वहाँ कुछ न कुछ लिख सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं समझिए बहुत ज़बरदस्त तरीका से। देखिए टोटल जो होता है शुक्र जनन टोटल 4 अवस्था में होता है। चलिए पहला अवस्था के नाम कौन है? गुणन अवस्था। पहला के नाम कौन था? सब कोई बोलिए पहला के नाम, पहला अवस्था के नाम। दूसरा के नाम वृद्धि, दूसरा के नाम, तीसरा के नाम परिपक्वन, और चौथा के नाम स्पर्मेटोजेनेसिस। चौथा के नाम स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस तो क्वेश्चन है, यह स्पर्मियो कुछ है, स्पर्मियोजेनेसिस क्वेश्चन था स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान दीजिए। पहला बताइए, पहला अवस्था के नाम गुणन, पहला अवस्था के नाम, दूसरा के नाम वृद्धि अवस्था, तीसरा के नाम, चलिए, और चौथा के नाम स्पर्मियो। स्पर्मियो हिंदी बोलेंगे शुक्र कयांतरण। क्या बोलेंगे? शुक्र कयांतरण। ठीक है ना। अब चलिए देखिए, सबसे पहला समझना गुणन के मतलब क्या होता है? संख्या को बढ़ाना। संख्या को क्या करना? बढ़ाना। जैसे 200-400 लेकर यहाँ बैठल है तो संख्या को क्यों ले बढ़ल है? नहीं, तो क्या बोलेंगे? संख्या को बढ़ाना कौन अवस्था कहलाता है? गुणन अवस्था। वृद्धि अवस्था आकार को बढ़ाना। वृद्धि अवस्था, अगर कोई पतला है अब मोटा भैंस हो गया, ठीक है ना, तो वो कौन अवस्था हो गया? वृद्धि अवस्था। ठीक है ना। परिपक्वन मतलब समझदार, हमने में कुछ बोला था एकदम मेच्योर है लड़का, कुछ समझदार है। समझदार आदमी को तुम कितनों गाली उली दो तो मुस्कुरा के निकल जाएगा। और अनपढ़ आदमी को, कम ज्ञान वाला आदमी को तुम थोड़ा सा गुड़ना के देखो तो करेजा में छेद करके चल जाएगा। नहीं चल जाता है हो? कोई कम, तुम मुसहरी में चल जाओ और ठेला चला रहा है, ओका से तुम लड़ के देखो, जितना गाली तुम देगा तो ऐसे 4 गुना गाली देगा, क्या कि तो ऐसे कम पढ़ल है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है अब पढ़ाई लिखाई को मैच्योरिटी से कोई मतलब नहीं है, अगर फैमिली बैकग्राउंड से मतलब रहता है और अगर समाज से मतलब रहता है। तो कहने का मतलब है कि परिपक्वन में क्या होगा कि उसके अंदर गुण में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा? गुण मतलब गुणसूत्र में परिवर्तन। किसमें होगा? तो इस अवस्था में क्या करेंगे? गुणसूत्र में क्या कर देंगे? परिवर्तन। इस अवस्था में किसमें परिवर्तन? और वृद्धि इसको हो गया स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब होता है एक जगह से निकाल के दूसरा जगह पर ले जाना। तीनों अवस्था के फॉर्मेट, चारों अवस्था के फॉर्मेट समझना। गुणन अवस्था के मतलब संख्या में वृद्धि। गुणन अवस्था का मतलब नामे से नहीं लग रहा है, गुणन मतलब संख्या में, गुणन में संख्या में वृद्धि। ये बताइए वृद्धि अवस्था, तो गुणन अवस्था में हो गया संख्या में वृद्धि करना, वृद्धि अवस्था मतलब हो गया साइज में वृद्धि करना, परिपक्वन मतलब हो गया गुणसूत्र में परिवर्तन लाना। या समझदार मैच्योर करेगी जाते तुम। स्पर्मियोजेनेसिस के मतलब हो गया एक जगह से दूसरा जगह पर ले जाना। अगर हम इसको हटा देंगे, देखते हैं कि एगो विद्यार्थी बताता है। चलिए बताइए गुणन अवस्था में क्या होगा? संख्या में वृद्धि, वृद्धि अवस्था में आकार में वृद्धि, परिपक्वन में गुणसूत्र में परिवर्तन, गुणसूत्र में परिवर्तन, और स्पर्मियोजेनेसिस में स्थान में परिवर्तन। किससे परिवर्तन? स्थान में परिवर्तन। चलिए बताइए किससे परिवर्तन हो जाएगा? स्थान में परिवर्तन। तो इतना चीज को हमको समझ लिए। अब फिर से यहाँ चलते हैं। देखिए लिख देंगे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या लिखेंगे? वृषण में शुक्राणुओं का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, या सिर्फ बोलेंगे कि शुक्राणुओं का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। यह अवस्था के चरण में होता है? 4 चरण में। यह अवस्था के चरण में, अब तो नहीं स्क्रीनशॉट लेके नहीं लिखना, सुन के लिखना, क्योंकि बहुत चीज है जो खाली बोल देते हैं, कभी लिखल नहीं रहता। के चरण में होता है? 4 चरण में। पहला अवस्था क्या बोलेंगे? गुणन अवस्था। अब ये चलना है हमको कि गुणन अवस्था के बारे में बताना है। तो गुणन अवस्था के बारे में हम क्या बताएंगे कि इसमें सबसे पहले कौन सेल आता है? प्राइमोडियल जर्म सेल। कौन सेल? प्राइमोडियल जर्म सेल। अरे प्राइमोडियल जर्म सेल कहाँ से आया? तो हम बताए थे जनन उपकला बताए थे, जर्मिनल एपिथेलियम उत्तक बताए थे। वही में से एक सेल को जब निकालेंगे तो ओकरे नाम कुछ होगा प्राइमोडियल।
प्राइमोडियल जर्म सेल। कुछ ना हो जाएगा प्राइमोडियल। तब बताओ यहाँ एक क्वेश्चन में गुणन अवस्था में सेल कहाँ से स्टार्ट हुआ है? प्राइमोडियल से। इस समझिए कि प्राइमोडियल आया है कहाँ से? तो पिछलका साल हम बता दिए थे उपकला उत्तक था, उपकला उत्तक के उस सेल निकालेंगे तो ओकरे नाम कुछ होगा प्राइमोडियल जर्म सेल। अब बताइए प्राइमोडियल से प्राइमोडियल जर्म सेल अगुणित की द्विगुणित? कौन गुणित? द्विगुणित। अच्छा तुमसे बोलेंगे इपिथीलियम उत्तक, जर्मिनल इपिथीलियम उत्तक कौन गुणित होता है? द्विगुणित। कौन गुणित होता है? उससे जो सेल बनेगा प्राइमोडियल जर्म सेल वो भी कौची है? द्विगुणित। क्वेश्चन आ जाएगा परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है, कोई एगो नाम उठा के दे देगा, फंस जाएगी। तो प्राइमोडियल जर्म सेल का होता है द्विगुणित। बताइए द्विगुणित से द्विगुणित बना, द्विगुणित से समसूत्री की अर्धसूत्री? कौन सूत्री? समसूत्री। क्या बना? समसूत्री। तो बोलेंगे कि प्राइमोडियल जर्म सेल में समसूत्री विभाजन होता है। प्राइमोडियल जर्म सेल में जिससे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है, जिससे स्पर्मेटो, और इस अवस्था को गुणन अवस्था कहते हैं। बताइए गुणन अवस्था के है? बताइए कुछ बोलेंगे गुणन अवस्था में? उपकला है। प्राइमोडियल जर्म सेल से बोलना है हमको। क्या बोलेंगे? प्राइमोडियल जर्म सेल में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है जिससे द्विगुणित या लाखों की संख्या में कुछ बनता है, स्पर्मेटोगोनिया बनता है। लाखों की संख्या में स्पर्मेटोगोनिया। देखिए पहला अवस्था था कुछ के गुणन अवस्था। पहला कुछ था, यही अवस्था कौन अवस्था हुआ? गुणन अवस्था। चलिए अब देखो जो गुणन अवस्था में क्या बोलेंगे कि इस अवस्था में प्राइमोडियल जर्म सेल, कौन सेल? प्राइमोडियल जर्म सेल समसूत्री माइटोसिस, कुछ बोलेंगे समसूत्री के द्वारा गुणन करता है। कुछ करता है इससे डाइपोलाइड, किससे? इससे डाइपोलाइड स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। अगर तुम इस परिभाषा से संतुष्ट नहीं है तो जो परिभाषा हम बोलते हैं वो लिख दो, ठीक है ना? बोलना कुछ ही है, गुणन अवस्था लिख के डाल देना है। बोलेंगे कि इस अवस्था में प्राइमोडियल जर्म सेल समसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करता है। इस अवस्था को गुणन अवस्था कहते हैं। बताइए पहला अवस्था में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए पहला अवस्था हम लोग समझ गए। अब देखिए दूसरा अवस्था हम लोग समझते हैं। दूसरा अवस्था के नाम कुछ है? अभी बताइए अब वृद्धि अवस्था कहां से स्टार्ट होगा? नहीं, यहां से नहीं, यहां बना है। जहां से पहल का खत्म होगा वहां से दूसर का शुरू होगा। तो क्या बोलेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया से कौची बनाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बस क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि हो गया। स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि हो गया। अब जिसको क्या नाम देंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम देंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आकार में वृद्धि हो गया। देखो साइंस में आकार में वृद्धि होने से, स्थान में वृद्धि होने से नाम में भी परिवर्तन होता। ये केवल मोटा हो गया, केवल कुछ हो गया पतला से मोटा, नाम कुछ दे दिए। लेकिन यहां भी बताइए बना कि नहीं बना? एगो से एगो बना। तो बोलेंगे कि यहाँ वृद्धि अवस्था लिख के डाल देंगे और क्या लिखेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया से। किससे? चाहे बोलेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में वृद्धि कर अपने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करता है। इस अवस्था को वृद्धि अवस्था कहते हैं। बताओ किसी को दुख दर्द समस्या है तो बोलिए। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं वृद्धि अवस्था, ग्रोथ फेज। यहाँ देखिए इस अवस्था में बताइए कौन सेल? स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि कर समसूत्री की अर्धसूत्री? समसूत्री। 2n से 2n बना था समसूत्री, 2n से 2n बना था। तो क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन के लिए तैयार होता है जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तुम ये परिभाषा नहीं लिखना, तुमको हम जो बोलते हैं वो लिखना, ठीक है ना? ये कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में हो गया। क्या लिखेंगे कि इस अवस्था में, क्या लिखेंगे? इस अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया आकार में, चाहे बोलेंगे समसूत्री विभाजन द्वारा आकार में वृद्धि करता है जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। बताइए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बताओ कोची है? द्विगुणित। डाइपोलाइड है, कोची है? द्विगुणित। देखिए यहां से समझिए, नहीं समझ में आएगा तो एकदम बेधड़क बोलना है कि नहीं समझ में आया। क्या बोलेंगे वृद्धि अवस्था में? स्पर्मेटोगोनिया समसूत्री विभाजन द्वारा आकार में क्या होता है? बड़ा होता है जिससे द्विगुणित प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण। आ गया समझ में? चलिए
अब दूगो अवस्था हमको कहा हो गया क्लियर। अब तीसरा अवस्था परिपक्वन है। परिपक्वन में थोड़ा सा दिमाग लगाना बुआ। परिपक्वन में समसूत्री विभाजन नहीं होगा, कौन विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता, ठीक है ना। अब इसको शुरू कहां से करेंगे? जहां से उसको क्या किए हैं? खत्म। जहां से उसको खत्म किए हैं उसको यहां से क्या करेंगे? शुरू। तो दिमाग लगाइए कहां से शुरू करेंगे? बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब बताओ 2n से n हो गया, समसूत्री की अर्धसूत्री? बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट का में 2 बार अर्धसूत्री विभाजन है, तो इसमें बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से विभाजित होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर अर्धसूत्री विभाजन करेगा, लेकिन गुणसूत्र में परिवर्तन नहीं करेगा। दूसरा बार में गुणसूत्र में परिवर्तन जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र आधा होता है, लेकिन ऐजा से ऐजा आने में गुणसूत्र में विभाजन नहीं होगा। तो पहले तो यहां से यहां अर्धसूत्री विभाजन को करवा देंगे। फर्स्ट बन को जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहां से यहां बताओ कौन विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। अब बन जाएगा स्पर्मेटिड। क्या बन जाएगा? स्पर्मेटिड। कुछ बनेगा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का निर्माण करता है। और यही अवस्था बताइए कौन अवस्था कहलाता है? परिपक्वन अवस्था। देखिए परिपक्वन अवस्था में 2 बार अर्धसूत्री। कुछ बोलेंगे? तो बस खाली इसको याद रखिए कि परिपक्वन अवस्था कहां से स्टार्ट करेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, जिससे स्पर्मेटिड का निर्माण। समझा गया? एक में 2 काम हुआ, बाकी सब में एक विभाजन, एक में केगो विभाजन? 2 गो, ठीक है। जब 2 बार विभाजन हुआ तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कुछ बन गया? स्पर्मेटिड बन गया, ठीक है ना। स्पर्मेटिड बन गया तो ये अवस्था का बोलेंगे परिपक्वन अवस्था कहेंगे। देखिए मैच्योरिटी फेज है, यहां समझना। ये कुछ कह रहा है कि इस अवस्था में बताइए कहां से? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कौन विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से। यहाँ फर्स्ट लगा देना। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में, फर्स्ट द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करता है या होता है, जिससे गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। अब 2n से क्या हो गया था? n हो गया था, आधी हो जाती है। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कुछ करता है? 4 स्पर्मेटिड का निर्माण करता है। कौन विभाजन से? अर्धसूत्री विभाजन से। अब देखो ऐसे जिसको लिखने का मन है लिख सकता है स्क्रीनशॉट लेके, लेकिन जिसको एकदम हल्का लैंग्वेज में लिखना है वो क्या लिखेगा? पहले लिखेगा कुछ परिपक्वन अवस्था, लिखेंगे कि इस अवस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन सेकंड द्वारा किसका निर्माण करता है? स्पर्मेटिड्स का निर्माण करता है। कहानी खत्म। एक में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कौन बनेगा? सेकेंडरी। फर्स्ट विभाजन होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विभाजन करेगा तो स्पर्मेटिड बनेगा। क्या बनेगा? चलिए स्पर्मेटिड बन गया। अब यहाँ देखिए ये बन गया कुछ स्पर्मेटिड, कुछ बन गया है स्पर्मेटिड। अब देखिए एक अगला फेज में क्या बन जाएगा? शुक्राणु। क्या बन जाएगा? अब देखो स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को, स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? और शुक्राणु बताइए बन कहाँ रहा था? कौन नली में? शुक्र जनन नलिका में। फिर ये वहां से निकल के कहाँ चल जाएगा? कहाँ जाएगा? रेटे टेस्टी में जाएगा। रेटे टेस्टी में जाएगा। उसके बाद अधिवृषण में जाएगा। उसके बाद अधिवृषण से शुक्र अपवाही नहीं, अधिवृषण के बाद कहाँ चल जाएगा? शुक्र नली में चल जाएगा। अरे तूने भुला गई, ऐसे करके वृषण पारे थे। एका में इसे लोभ था ढेर मानी। जब ऐसे लोभ था तो एकरा अंदर सेमनीफेरस ट्यूब था। ऐसे सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर ही ना शुक्राणु बना रहे हैं। तो जब शुक्राणु बन जाएगा तो ढेर मानी मिल के बना था। रेटेड टेस्टिस नहीं बना था बोला, रेटेड टेस्टी में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? अधिवृषण में चल जाएगा। चलिए तो ये अवस्था समझ में आ गया। इस अवस्था में क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इसमें शुक्राणु शुक्र जनन नलिका से क्या निकल जाता है? बाहर चल जाता है। अब देखिए यहाँ देखिए समझिए, चौथा पेन भैया जी देखिए
स्पर्मियोजेनेसिस। इस अवस्था में स्पर्मेटिड्स संरचनात्मक उससे कहा जाता है परिपक्वन हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब है कि यह गतिशील हो जाता है, कुछ हो जाता है। इस अवस्था में हम सीधा सीधा लिख दिए हैं कि कौची बनना, स्पर्मेटिड्स से कौची बनना, शुक्राणु। स्पर्मेटिड्स एक प्रकार से कौची है, शुक्राणु है, लेकिन ओकरा में ओछी पूछी बना भी नहीं है। शुक्राणु में पीछे थोड़ा सा पूछी रहता है, यानी कि एकरा में पहले नहीं बनल था, यहाँ आया तो बना है, लेकिन उतना ज्यादा गतिशील नहीं बनेगा। लेकिन जैसा ही ई फेज में पहुंचेगा तो स्पर्मेटिड में परिवर्तन होगा और वो कौची करेगा, शुक्राणु गतिशील हो जाएगा। इस अवस्था में शुक्राणु शुक्र जनन नलिका से कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, और कहाँ चल जाता है, परिपक्व होने के लिए कहाँ जाता है, अधिवृषण। यहाँ परिपक्व नहीं होता, परिपक्व होने के लिए सिस्टम कहाँ है, अधिवृषण में। यहाँ खाली कौची करेगा, गतिशील तनिमानी हो जाता है। तो क्या बोलेंगे कि इस अवस्था में शुक्राणु में कौची आता है, संरचनात्मक परिवर्तन आता है, जिससे यह कौची करने लगता है, गति करता है। और इस अवस्था में शुक्राणु शुक्र जनन नलिका से बाहर निकल कर कहाँ चल जाता है, अधिवृषण में परिपक्व होने के लिए चल जाता है। बताओ ये चारों फेज समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो पूरा हो जाएगा। एक राउंड आओ इसको चलाते हैं, देखते हैं कितना बच्चा समझता है। सबसे पहला कुछ था गुणन, पहला क्या था बताइए, गुणन में क्या बोलेंगे कि प्राइमोडियल जर्म सेल, प्राइमोडियल कौची बनाएगा, स्पर्मेटो कौन विभाजन से, इस अवस्था को क्या बोलेंगे, गुणन अवस्था। क्या बोलेंगे, दूसरा अवस्था था वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था में बताइए कौची होगा, स्पर्मेटो गोनिया आकार में वृद्धि करता है, समसूत्री विभाजन इसमें होता है, उसको क्या अवस्था क्या बनाएगा, इस अवस्था को दूसरा का था परिपक्वन अवस्था, दूसरा का था बताइए। अब ये अवस्था स्टार्ट कहां से होगा, प्राइमरी स्पर्मेट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, कौची बनेगा सेकेंडरी ऊसाइड, सेकेंडरी ऊसाइड में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, इसे क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। फिर था स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस में बताइए क्या बनेगा, यानी कि स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि शुक्राणु जो होता है वो कहाँ से, सेमनीफेरस ट्यूब से बाहर निकल के कहाँ चल जाता है, अधिवृषण में, रेटे टेस्टी से होते हुए कहाँ निकल जाएगा, अधिवृषण में हो जाता है। ये हमने के पूरा का पूरा कुछ था काम था, इसको एक बार देख लो, यहाँ से घर जाके उतारना है बढ़िया से। चलिए हो गया, कहाँ हो, चलिए। अरे अब यहाँ समझना है, अगला क्वेश्चन है तुमको शुक्राणुओं का स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। आई हमको लगता होगा कि हर 2 साल में एक बार रिपीट ही कर देता है, कि जस्ट पिछला साल पूछा था, और जस्ट अगर पिछला साल पूछा था, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि मतलब आना है तो आ ही जाता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव से आ जाए, नहीं तो ये सब्जेक्टिव से, ये कोई ना कोई रूप में प्रकट हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में आता है, 5 नंबर में नहीं आता। ऐसे तो खाली इसका फिगर आता है, कुछ आता है, फिगर आता है, फिगर पा रही है 2 नंबर ले लीजिए, फिगर इसको बहुत आसान है। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, अरे लड़की हला नहीं करो, देखो इधर पहला बुआ क्या बोलेंगे, शुक्राणु। शुक्राणु अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है, पहले शुक्राणु के एक आंसर लिखने से पहले कुछ हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन का बना देंगे, लेकिन शुक्राणुओं का संरचना या शुक्राणु के संरचना का वर्णन करें। उसके बाद लिख देंगे कि शुक्राणु को नर युग्मक कहते हैं, यह अगुणित होते हैं कि द्विगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं, इतना बोल देंगे। इसके बाद लिख देंगे कि इसके कितने भाग होते हैं, 4, कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। चल फिगर में देख लीजिए 4 भाग कौन कौन होता है। देखिए इसमें पहला होता है हेड, पहला कुछ होता है सिर, फिर बीच में कुछ आता है ग्रीवा, फिर मध्य भाग, कौन भाग आएगा, मध्य भाग, और लास्ट में आएगा पुच्छी। तो यही 4 चीज मिला देते हैं तो पूरा शुक्राणु का हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये जो शुक्राणु है बुआ, शुक्राणु के बारे में समझना है कि इतना जो चीज देख रहा है, इतना आखिर प्रजनन में यानी कि निषेचन में भाग लेता है। कहाँ भाग लेता है, मान के चलो कि इसे अंडाणु या पड़ी है तो यहाँ जाके कुछ करेगा, भीड़ जाएगा, क्या करेगा। अब बताओ इतना बड़ा संरचना होकर अंदर चल जाता है अंडाणु के अंदर, नहीं कितना, लेकिन सोचता है ना कि ये जो शुक्राणु अंडाणु खाली बाहरे बाहरे इसे करके मिल जाता होगा, अब बाहरे बाहरे मिलने के बाद निषेचन हो जाता होगा, नहीं। ये क्या होता है कि इसके अंदर प्रवेश करता है, अब पूरा शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं करता। जैसे रॉकेट देख लो, हमने चंद्रयान भेजते हैं तो चंद्रयान में इतना छोटा सा सिस्टम रहता है, नहीं रहता है हो,
चंद्रयान में छोटा सा चीज को ऊपर पहुंचाना है, लेकिन उसको ऊपर पहुंचाने के लिए ढेर सारा सिस्टम लगाते कि नहीं लगाते हैं। बड़ा का 50 फीट लंबा चीज बनाते हैं, मिसाइल टाइप के, ओकरा में ऊपरे सेट कर देते हैं। मेन एक ऊपर के काम है, बाकी कुछ काम है, बाकी ने टूट फूट के रह जाता है। खाली छोटका को ऊपर पहुंचाने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहने के लिए कुछ चाहिए नहीं, बहुत सिस्टम चाहिए। अब वो शुक्राणु के इतना लंद फंद से मतलब नहीं है। इसके अंदर जो बीच में गुणसूत्र है, कौची है, गुणसूत्र है, जो ये दिख रहा है गुणसूत्र, इससे मतलब है ई वाला खाली निकाल के एक अंदर चल जाएगा, बाकी संरचना एक बाहर ही टूट फूट के खत्म। इतना अंदर उसके अंदर नहीं जाएगा, खाली इसके अंदर जो डीएनए रहेगा, गुणसूत्र रहेगा, खाली घुस जाएगा किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, बाकी संरचना कहाँ रह जाएगा, बाहर। तो इस वन का काम कुछ है, तो ई ऊर्जा को संरक्षित रखता है, कुछ रखता है, ऊर्जा को संरक्षित अपने पास। ठीक है ना, ताकि पूछिया को हिलाएगा तो पूछिया क्या करेगा, शुक्राणु को बढ़ाएगा। तो ये क्या करता है कि शुक्राणु के गति में मदद करता है, ये पूछ को हिलाने में मदद करता है। ऊपर वाला जो इसे दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक में कई प्रकार के इंजाइम रहता है। एकदम बेचारा माथा पर कफन उफन बांध के घूम रहा। आई कफन बता, ये जो बना है ये अंडाणु कोची है। अभी अंडाणु के ऊपर दो गो तीन गो इसे लेयर रहता है। अब ऐसा नहीं कि शुक्राणु जाएगा अब घुस जाएगा उसके अंदर, नहीं। ठीक है ना, ऐसी नहीं घुस सकता। इसके ऊपर रहता है एक्रोसोम, कोची रहता है। अभी जो एक्रोसोम है ये पहले अंडाणु के भित्ति में सटेगा, एक्रोसोम से कई प्रकार के एंजाइम निकलेगा और भित्ति को क्या करेगा, फोड़ देगा। क्या करेगा, छेद कर देगा। और उसको छेद करने के बाद ये जो शुक्राणु के अंदर जो केंद्रक था ये कुछ कर देगा, घुस जाएगा। और ऑलरेडी पहले से में वो केंद्रक था, एगो के अंदर घुस गया कि नहीं घुस गया, घुस गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अगर मान के चलिए कोई बच्चा जन्म लिया, कोई बच्चा क्या किया, जन्म लिया, तो ये बताइए जन्म लिया तो वो बच्चा के अंदर मम्मी के अंश ज्यादा रहेगा कि पापा के अंश ज्यादा रहेगा, कि दोनों के बराबर रहेगा, जल्दी बताओ। दोनों के अंश बराबर नहीं रहता, मम्मी के अंश कौची रहता है, ज्यादा। ठीक है ना, रीजन बुआ कौची है, रीजन यहाँ पर ही है कि यहां से केवल केंद्र गया है और वहां कौची है, पूरा सिस्टम है एकरा में। तो ये बताओ ज्यादा अंश अंडाणु का आएगा कि ज्यादा अंश शुक्राणु के आएगा, ज्यादा अंश अंडाणु के आता। ठीक है ना, और एक केंद्रक में भी कुछ रहता है डीएनए, इसके केंद्रक में डीएनए भी रहता है, कोशिका द्रव में भी थोड़ा बहुत डीएनए रहता है। तो कहने का मतलब है कि मम्मी वाला अंश हमनी में कुछ आता है, ज्यादा आता है। तो ज्यादातर केस में देखना कि पापा करिया है और मम्मी गोर है, तो बेटा ज्यादातर कैसे जन्म लेता है, बेटा रहे चाहे बेटा गोरे, बेटा रहे चाहे बेटी। अब एक आध गो ऐसा है कि मम्मी मेकअप करके अगर गोर हो ले झूठो मुठो ना हो तब नहीं कह सकते। तो शादी में अक्सर एक चीज देखा होगा कि अगर कोई लड़का सांवला या काला है तो अगर घर वाला हमेशा गोरी लड़की खोजती है। तो एक मतलब ही नहीं रहता कि ओकर बेटा बड़ी शौकीन है, नहीं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ही है कि चलो अगर लड़का जन्म लेता है, अरे तो हमको तो यही समझ में आता है कि तो बेटिया गोरा तू करिया कैसे हो गई, बेटिया कर रहे हैं तो छोटकी बहनी गोरा तुम कैसे करिया हो गई, तो हम कहाँ कर रहे हैं, तो हमारा पूरा सब काला। चलो रे चलो 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 इधर समझो, लड़का गोर करिया नहीं होता है, लड़का गरीब और अमीर होता है, लड़की गोर करिया होती है। तो नहीं देखना करिया लड़का भूचाल रहेगा लेकिन तिलक मांगेगा 14 लाख, करिया में छेद कर देगा, करियठा 14 लाख नहीं। लड़का गोर और करिया नहीं रहता है, लड़का गरीब और अमीर रहता है। बाबूजी कोई के करिया है तो कोई फर्क पड़ता है से, हो गोर है तो नहीं फर्क पड़ता। ठीक है ना, लड़की गोर करिया से फर्क पड़ता है। लड़की के ब्यूटी है तो सब कुछ है, नहीं है तो ज्यादातर में कुछ नहीं। और लड़का में मनी है तो है, नहीं है तो कुछ नहीं। लड़का वैसा गोरे रख के क्या करेगा रे, गया घूमे और जेब में पैसे नहीं है तो चमड़िया मुँह वाला निकाल के बेच देगा ओकर। तो लड़का में क्या होना चाहिए, मनी। इसीलिए कहते हैं पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत पैसा कमाना इंपॉर्टेंट। तनी मनी कमाई से कुछ होगा नहीं। हम तुम्हारे पिताजी। चलिए,
वेट वेट करो 5 मिनट। चलिए देखिए इधर, ई बुआ कार है हमने के शुक्राणु। अब याद रखना है शुक्राणु को के भागों में बांटे हैं, 4 भागों में। ऊपर वाला को हेड, ऊपर वाला को, बीच वाला को थोड़ा सा को ग्रीवा, इसको मध्य भाग, और पीछे वाला को पुच्छ। अब यहाँ देखिए, अब पूरा शुक्राणु, अरे पूरा शुक्राणु किससे घिरा होता है? एगो प्लाज्मा झिल्ली से। किससे घिरा होता है? प्लाज्मा झिल्ली से। पूरा शुक्राणु किससे घिरा होता है? प्लाज्मा झिल्ली से क्या होता है? घिरा रहता है। ठीक है ना। अब एक डिफिनेशन चलते हैं, डिफिनेशन से बारी बारी से चल जाएंगे। देखिए पहले तो जो बोले थे वो लिख लेंगे, उसके बाद पहला नंबर को चीज देंगे सीरा, हेड। क्या लेंगे? शुक्राणु के ऊपर एक फूला हुआ भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं? सीरा। शुक्राणु के ऊपर कुछ होता है, पूरा शुक्राणु के ऊपर एक फूलल भाग है जिसको क्या नाम दे रहे थे? सीरा। जिसमें एक कवची उपस्थित है? केंद्रक। जिसमें क्या उपस्थित है? केंद्रक। जैसे फिगर में देखिए, ये फूला हुआ भाग कौची है? सीरा। और सीरा के बीच में कौची है? केंद्रक। एक्स के बीच में कौची है? केंद्रक है। हल्ला नहीं करो, इसके बीच में कौची है? केंद्रक है। और इसके ऊपर एगो गोलाकार, इसके ऊपर एक कैप नुमा संरचना है। कैसन है? कैप नुमा संरचना है। इसको क्या बोलेंगे? टोपी नुमा। जीव द्रव कला नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलेंगे? ये जो लिखल है जीव द्रव, ये जो लिखल है ऊपरे वाला जो परत है ना, एक नाम लिखल है प्लाज्मा झिल्ली। क्या लिखल है? प्लाज्मा झिल्ली। इसको बोलते हैं कुछ अग्र पिंड। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एक्रोसोम। इसमें कई प्रकार के एंजाइम भरा होता है। एंजाइम के कुछ है कि अंडाणु के भित्ति को तोड़ने का काम करता है। चलिए यहां समझना है, शुक्राणु के ऊपरी भाग फूला हुआ होता है जिसे सिर कहते हैं, जिसमें कुछ पाया जाता है? केंद्रक। इसकी ऊपरी सिरा टोपी नुमा संरचना का होता है जिसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। यह बताओ इसमें कुछ पाया जाता है? यह गोल्जी बॉडी से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? तुमसे पूछेगा कि गोल्जी बॉडी शुक्राणु के किस भाग में पाया जाता है, तो हेड में। कहाँ पाया जाता है? और हेड के कौन भाग में? तो एक्रोसोम में। हेड के कौन भाग में? अगला, एक्रोसोम निषेचन के दरमियान मादा युग्मक, मादा युग्मक मतलब अंडाणु में प्रवेश करने में सहायक एंजाइम उपस्थित होता है। यानी कोई एंजाइम निकालेगा, भित्ति को हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर इसका केंद्रक उसमें प्रवेश कर जाएगा। दूसरा कुछ है ग्रीवा। दूसरा कुछ है, दूसरा कुछ है ग्रीवा। ग्रीवा क्या बोलेंगे कि ग्रीवा सिर के छोटा सा भाग, सिर के पीछे छोटा सा भाग क्या कहलाता है? जिसमें 2 गो सेंट्रियोल होता है। जिसमें 2 गो सेंट्रियोल होता है। आगे वाला को क्या बताओ? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे? जो आगे होता है उसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। अब पीछे वाला को डिस्टल सेंट्रियोल। आगे वाला को प्रॉक्सिमल, आगे वाला को, अब पीछे वाला को डिस्टल। क्या बोलेंगे? डिस्टल सेंट्रियोल। आई देखो, सेंट्रियोल के काम कुछ होता है कोशिका विभाजन करना, कुछ करना। अब अंडाणु तो इसे था, एक में शुक्राणु प्रवेश करेगा। शुक्राणु को जो सेल प्रवेश करेगा ओकरा साथे, ओकर केंद्रक के साथे कोची प्रवेश कर जाएगा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। आई प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के काम कुछ होता है कोशिका विभाजन करना, कुछ करना। अब इसमें 2 गो केंद्रक था, 2 गो से क्या बनेगा? 4 गो, 4 गो से क्या बनेगा? 8 गो, 8 गो से क्या बनेगा? 16 गो। ऐसी करके कोशिका विभाजन करते करते शिशु के निर्माण कर देता है। तो अगर इस सेंट्रियोल अंदर नहीं गया, अगर सेंट्रियोल अंदर नहीं गया तो इसके अंदर कोशिका विभाजन होना कुछ है संभव नहीं है। कोशिका विभाजन ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ सेंट्रियोल की भूमिका ऐसे तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन बता दिए। फिर समझो, ग्रीवा के नीचे छोटा से भाग को क्या बोलते हैं? किसके नीचे? सिर के नीचे छोटा सा भाग को ग्रीवा कहते हैं, जिसमें 2 सेंट्रियोल होता है। तुम इतनो लिख के छोड़ देगा तो चलेगा, नाम लिख देना है। आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और पीछे की ओर डिस्टल सेंट्रियोल उपस्थित होता है। अब बताओ, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में सहायक होगा, कुछ करेगा। और बताओ दूसरा क्या करेगा? एगो अक्ष बनाता है, कुछ बनाता है। यहां समझना है। देखिए, ये जो बीच में लाइन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? अक्ष है, कुछ है। ये कहां से बनेगा? तो दूसरा का जो सेंट्रियोल था, दूसरा का सेंट्रियोल का नाम था डिस्टल सेंट्रियोल। वो पूरा पूछ के मतलब अक्ष का निर्माण कर देगा। एगो जो आगे जो सेंट्रियोल था, ये जो गोलका ऐसा दिख रहा है कुछ सेंट्रियोल है, कौन वाला है?
प्रॉक्सिमल सेंट्रोल। ई कहाँ चल जाता है? मादा युग्मक यानी कि अंडाणु में, और वहां कोशिका विभाजन कर देता है, स्टार्ट कर देता है। अगला कौन सा भाग हो गया? मध्य भाग। कुछ हो गया? मध्य भाग। बोलेंगे कि मध्य भाग लिख रख देंगे, शुक्राणु के मध्य भाग के खंड में असंख्य संख्या में कुछ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा के लिए जरूरी है। ऊर्जा के लिए कुछ ही है, जरूरी है। तो यहाँ वाला बात याद रखेंगे कि इसमें लाखों की संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है जो पूंछ को गति के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए अब एक लास्ट वाला देख लीजिए। पूंछ यह कोशिका द्रव द्वारा निर्मित भाग होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका द्रव द्वारा निर्मित भाग होता है जो शुक्राणुओं को गतिशील एवं सक्रियता बनाए रखता है। इसके मध्य भाग में कुछ पाया जाता है, तंतुमय संरचना। इसके मध्य भाग में कुछ पाया जाता है, यही तो हम बता रहे थे। देखिए बीच में कुछ पाया जाता है, देखो तंतुमय संरचना है कि नहीं है, जेका निर्माण कौन कर रहा था? डिजिटल सेल सेंट्रियोल, ठीक है ना। तंतुमय संरचना होता है जिसको क्या बोलते हैं? जल्दी एक्सोनिम, कुछ बोलते हैं एक्सोनिम उपस्थित होता है जो बाहर से कुछ होता है, निकला हुआ होता है। एक चीज और लिख देंगे कि पूरा जो शुक्राणु होता है वो प्लाज्मा झिल्ली से कुछ होता है, ढका होता है। अब जल्दी जल्दी इसको हम रिपीट कर देते हैं। देखो अब घरे जाके कैसे लिखना है, घरे करेंगे कि पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि शुक्राणु को नर युग्मक कहते हैं जो अवगुणित होता है कि द्विगुणित होता है, अवगुणित होता है। यह पूरा शुक्राणु एक प्लाज्मा झिल्ली से क्या होता है, घिरा होता है। शुक्राणु को के भाग में बांटे हैं, 4 भाग में बांटे। पहला को क्या नाम देंगे? सीरा। दर्ज लिखेंगे कि शुक्राणु के ऊपर के भाग को सीरा कहते हैं जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इसके ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। अब एक्रोसोम के काम कुछ है कि स्टार मार के लिखना, परिभाषा में नहीं, कि एक्रोसोम निषेचन के दरमियान मादा युग्मक में प्रवेश करने के लिए सहायक एंजाइम उपस्थित होता है। दूसरा लिखेंगे कुछ ग्रीवा। ग्रीवा का बोलेंगे कि सिरे के हेड के पीछे के भाग को ग्रीवा कहते हैं जिसमें 2 सेंट्रियोल होता है। इतना लिख के छोड़ देंगे और नीचे स्टार मार के लिखेंगे कि आगे वाले सेंट्रियोल को प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं, पीछे वाला सेंट्रियोल को डिजिटल सेंट्रियोल कहते हैं। आगे लिख देंगे कि प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है कोशिका विभाजन में सहायक करता है, और पीछे वाला कुछ लिखेंगे डिजिटल सेंट्रियोल होता है जो पूंछ के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है ना, इतना लिख के छोड़ देंगे। फिर अगला देखना है, तीसरा मध्य भाग। बताओ क्या लिखेंगे? शुक्राणु के मध्य भाग में असंख्य संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो पूंछ के गति के लिए आवश्यक होता है। इतना लिख के छोड़ देना है। फिर लिखेंगे लास्ट को जी पूंछ। यह एक कोशिका द्रव से निर्मित भाग होता है जो शुक्राणुओं को गतिशील या सक्रियता बनाने में मदद करता है। इसके बीच में कुछ पाया जाता है, एक्सोमिन उपस्थित होता है। बस इतना लिखे क्या कर देना है, छोड़ देना। अब इसके बारे में एक ऑब्जेक्टिव क्या करवा देंगे कल, और कल थोड़ा सा सुनेंगे भी, ठीक है। घरे जाके इसको बढ़िया से क्या करना है, उतार लेना।